हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 25 दिन में 25 टॉपिक को कंप्लीट करने का आज हमारा डे सेकंड है और आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में, मोशंस के बारे में। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है और जितना हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में उससे बाहर आपके टेक्नीशियन में या एएलपी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम यहाँ पे टारगेट करेंगे 40 में से 35 से 36 नंबर लाने की साइंस में पूरी कोशिश करेंगे और हम लाके रहेंगे। हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, गति के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है और इसके साथ साथ जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी यूनिट एंड मेजरमेंट के सभी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो एमसीक्यू हैं जो आ सकते हैं उसकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास जो है हम 1-2 दिन में अपलोड करेंगे ताकि आप सभी के प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन साथ साथ कंप्लीट होते चले। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम गति का यानी मोशन का। हम इसमें जो है काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, हम एक एक चीज को हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशंस को यानी गति को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो गति होती है ये गति होती क्या है, ये जो मोशंस होती है ये होती क्या है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले अगर हम रेस्ट को समझ ले यानी विराम की जो अवस्था होती है तो मोशन को समझना को ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार जो रेस्ट होता है, ये रेस्ट जो होता है ये क्या होता है, विराम क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अभी मान लेते हैं कि हम 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और 5 बजे जो है मान लेते हैं एक पत्थर है और वो पत्थर इस पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर हम देखते हैं 1 घंटे बाद तो भी इसी पोजीशन में रखा है, 2 घंटे बाद तो भी इसी जगह रखा है, 2 दिन बाद तो भी इसी जगह रखा है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो पत्थर है वो 2 दिन तक जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे है। यानी रेस्ट यानी विराम क्या होता है, हम कह सकते हैं कोई सी भी ऐसी चीज जो टाइम के साथ साथ अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता, वो कहलाता है रेस्ट। सकते हैं यानी विराम जो होता है यानी रेस्ट जो होता है वो कैसी अवस्था है, वो एक ऐसी अवस्था है जो टाइम के चेंज होने के साथ साथ अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता। ठीक है, ये पत्थर अगर यहां रखा है तो वो यहीं रखा है कई दिनों तक, कई टाइम तक, कई घंटों तक, तो हम कह सकते हैं कि ये विराम अवस्था में है। ठीक है, ये जो पत्थर है ये रेस्ट की पोजीशन में है। अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को, अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट की पोजीशन में है। मगर अगर टाइम बदलने के साथ ये अपनी स्थिति को बदल लेता है, मान लो ये पक्षी था, नीचे था और कुछ टाइम बाद ये उड़ गया, तो हम कहेंगे कि ये अब गति में हो गया। ये कोई बंदा था, ये चलने लगा, तो हम कहेंगे कि ये गति में है। ठीक है, यानी मोशंस को हम कह सकते हैं क्या कि अपनी स्थिति को जब हम टाइम के साथ चेंज करते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, तो वही हमारी कहलाती है गति यानी मोशंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। मोशन और रेस्ट हम दोनों को देखते हैं समय के अनुसार। अगर कोई चीज अपनी स्थिति को समय के अनुसार चेंज कर रही है तो वो चीज गति में कहलाएगी, और अगर कोई चीज समय के अनुसार अपनी गति, समय के अनुसार अपनी स्थिति में चेंज नहीं कर रही, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रही, तो उसको हम कहेंगे कि वो विराम अवस्था में है, वो रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। अगर हम गति की जब बात कर रहे हैं तो गति भी 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी यूनिफॉर्म और एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में होता है ये एक समान और असमान गति। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी हमारी असमान गति जो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई एक बंदा है। ठीक है, ए एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक, यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी हम मान लेते हैं 50 मीटर की दूरी है, 50 मीटर की दूरी, और ये जो दूरी तय करता है वो दूरी तय करता है 5 सेकंड में। ठीक है, ये 50 मीटर की दूरी ये बंदा 5 सेकंड में तय करता है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये हर सेकंड में, हर एक सेकंड में जो है अगर 10-10 मीटर चलता है, 10 मीटर यहां, 10, 20, 30, 40 और 50, हर एक सेकंड में अगर ये 10-10 मीटर चल रहा है, अगर मैं कहूं कि एक समान टाइम के साथ साथ वो जो है एक समान दूरी को तय कर रहा है, तो वो कहलाती है हमारी एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं, यहां दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक बी बंदा है, ये भी यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करता है जो कि 50 मीटर में है, ये भी 5 सेकंड में तय करता है। ठीक है, मगर ये पहले सेकंड मान लेते हैं 5 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड जो है ये 10 मीटर की दूरी तय करता है, तीसरे सेकंड ये 15 मीटर की दूरी तय करता है, चौथे सेकंड जो है ये फिर 5 मीटर की दूरी तय करता है, 5वें सेकंड ये फिर 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब ये जो दूरी तय कर रहा है ये हर सेकंड अलग अलग दूरी तय कर रहा है। यहां देखोगे पहले सेकंड अलग है, दूसरा सेकंड अलग है, तीसरा सेकंड अलग है।
तो जब कोई दूरी तय की जाती है और उस दूरी को तय करने का जो इंटरवल होते हैं, जब हम अलग अलग टाइम में कोई दूरी को तय करते हैं तो वो कहलाती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम एक समान अंतराल के साथ जो है दूरी को तय करते हैं तो वो कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा देखोगे तो इसकी परिभाषा यहाँ पे अब आपको समझ आएगी। यहाँ साफ लिखा है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों के समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु को हम एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसका अगर उल्टा करते हैं, यदि वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी को तय करती है, मतलब समान समय अंतरालों में एक एक सेकंड में वो अलग अलग दूरी को तय कर रहा था, कभी 5, कभी 10, कभी 15, फिर 5, फिर 15, तो वो गति जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी असमान गति, यानी इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के बारे में जो है यहाँ पे क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अब हम छोटे छोटे कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। जो आपके न्यूटन्स के लॉ होते हैं, गैलीलियो की जो इक्वेशंस होती हैं, वो इक्वेशंस कहाँ से बनी थी, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं पेपर में, तो टेक्नीशियन में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिलहाल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दूरी, विस्थापन, स्पीड, वेग, समय, त्वरण, ये सब जो होता है क्या होता है, और इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, उन सभी को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इस जो टॉपिक है दूरी का, दूरी और दूसरा टॉपिक हमारा आता है विस्थापन का। ठीक है, विस्थापन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक को हम कहते हैं डिस्टेंस, एक होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो दूरी में और विस्थापन में क्या फर्क होता है इसको समझने की हम एक कोशिश करेंगे। जो विस्थापन होता है ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है यह आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी इसको हम बोलेंगे सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। और ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अदिश राशि। ये हमारी अदिश राशि है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो रहा है। ये दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी है और विस्थापन जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, 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 किसी भी तरीके से जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक का जो भी हम रास्ता तय करेंगे वो रास्ता, वो पाथ ही हमारा कहलाएगा दूरी। ठीक है, ए से लेकर बी तक का कोई सा भी रास्ता जब हम तय करेंगे तो वो कहलाएगा दूरी। मगर ए से बी तक का, ए से लेकर बी तक का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कहलाएगा हमारा विस्थापन। या मैं ये भी कह सकता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटी दूरी होती है वही हमारा विस्थापन होता है, मैं ये कह सकता हूं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दूरी जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर होगी किसके, विस्थापन के। विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर भी हो सकती है दूरी, हमेशा याद रखना आप ये चीज। ठीक है, तो आपको यहां तक क्लियर हो रहा है कि दूरी जो होती है, कोई सा भी रास्ता तय किया गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो दूरी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का सबसे छोटा जो रास्ता होगा, सबसे जो छोटी दूरी होगी वो कहलाएगा हमारा विस्थापन। जो दूरी होती है ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये हमारी जीरो भी हो सकती है, मगर जो विस्थापन होता है हमारा ये पॉजिटिव, जीरो, इसके साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे होता है, तो इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये हमारा पॉइंट है बी पॉइंट और ये हमारा पॉइंट है सी पॉइंट। अब एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है बी तक और यहां तक चलता है ये 30 मीटर और बी से सी तक चलता है ये 40 मीटर। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बताओ ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी तय की, तो आप बोलोगे कि भाई जो दूरी तय की गई है, दूरी वो है इसकी 70 मीटर, 30 इधर और 40 इधर। ठीक है, मगर अगर मैं पूछता हूं ए से लेकर सी तक की डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होता है, तो आप बताएंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, और ए से लेकर सी तक का सबसे छोटा जो रास्ता आएगा वो आएगा आपका 50 मीटर का। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो विस्थापन होता है, विस्थापन वो हमारा आता है यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है,
ये एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा है, ये पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएगा, मैं इसको डिस्कस करता हूं आपसे। मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कल है और ये आपका पॉइंट नंबर है ए, ठीक है, और यहां पर आपका पॉइंट है बी। इसकी जो रेडियस है वो है आपकी आर बराबर 7 मीटर मान लेते हैं, 7, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे सी। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं पेपर में, पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ए से लेकर बी तक की आपको दूरी बतानी है और उसके बाद ए से लेकर बी तक की आपको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बताना है, ठीक है। अगर मैं ए से लेकर बी तक की दूरी बताता हूं और रास्ता हमारा ये है, अगर वो इस रास्ते से चलता है, ठीक है, तो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें सर्कल का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर्कल की जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होती है, वो सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है जो परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ये जो गोला है इसकी जो पूरी जो दूरी है पूरी है वो है आपकी 44 मीटर। ये 44 मीटर तक की अगर पूरा गोला है तो मैं कह सकता हूं ए से लेकर बी तक जाने में इसको कितने मीटर लगेंगे, 22 मीटर। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है हमारी वो तो आ गई 22 मीटर। मगर जब हम निकालेंगे इसका विस्थापन, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहां से देखेंगे आप 7 मीटर ये और 7 मीटर ये, यानी ए से लेकर बी तक का सबसे छोटा जो रास्ता है, यानी ए से लेकर बी तक का जो विस्थापन है वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें पूछेंगे ए से लेकर सी तक की दूरी बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है ए से लेकर सी तक की दूरी बताओ और ए से लेकर सी तक का विस्थापन बताओ। तो आप आराम से निकाल सकते हो, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी थी 22 मीटर, और इसके आगे जब चलेंगे तो 11 मीटर ये हो जाएगा, तो 22 और 11 दूरी तो मेरी आ गई 33 मीटर। ए से लेकर सी तक की जो मेरी दूरी है यहाँ पे, अगर मैं इस रास्ते से चल रहा हूं, देखो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ऐसे भी तो चल सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे इसने साफ पहले ही बोल दिया है कि वो इस रास्ते से चल रहा है, और जब वो इस रास्ते से चलेगा तो इसकी जो दूरी आएगी ए से लेकर सी तक की वो आएगी 33 मीटर, ठीक है। और दूसरा इसी क्वेश्चन में इसने पूछा है कि ए से लेकर सी तक का विस्थापन बताओ। विस्थापन के लिए बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे विस्थापन यहाँ पे देख लेंगे भाई 11 मीटर होगा, जो स्टूडेंट 11 मीटर सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ए से लेकर सी तक की सबसे छोटी दूरी जो है वो ये वाली है, सबसे छोटी डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये वाली है। और इसको कैसे निकालेंगे, यहां से अगर हम नीचे लाइन खींच देते हैं तो ये भी त्रिज्या है इसकी, ये भी 7 मीटर की होगी, ये भी 7 मीटर है, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7√2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए से लेकर सी तक की जो सबसे छोटी दूरी है, यानी जो ए से लेकर सी तक का विस्थापन है वो हमारा है 7√2 मीटर, यहां तक कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आता है, इसमें पूछ सकता है ए से लेकर ए तक की दूरी बताओ और ए से लेकर ए तक का विस्थापन बताओ। तो ए से लेकर अगर ए तक की दूरी अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो दूरी तो हमारी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी हमारी 44 मीटर, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो कितने मीटर का है, 44 मीटर का। मगर जब हम ए से लेकर ए तक की विस्थापन सबसे कम दूरी देखेंगे तो ये कितनी आएगी, ये तो 0 आ जाएगी, 0। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं पेपर में वो कई सारे पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको विस्थापन और दूरी जो है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपना, जो है हमारा स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं, और नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम चाल, ठीक है, और वेलोसिटी को हिंदी में हम कहते हैं वेग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम चीज़ों को समझेंगे कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, आवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, बल क्या होता है। पहले हम हर एक चीज़ को समझेंगे, फिर अपने धीरे धीरे टॉपिक करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बस चीज़ों को आपको समझना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करो, मैं सभी के डाउट को जो है एक नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर कर दूंगा। तो स्पीड कैसे निकाली जाती है और वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। स्पीड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी जो डिस्टेंस जो दूरी होती है इसको हम किस में नापते हैं, इसको नापते हैं हम मीटर में, और जो हमारा टाइम होता है इसको हम किस में नापते हैं, इसको नापते हैं हम सेकंड में,
ठीक है, दूरी को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो हमारी जो चाल होती है, स्पीड जो होती है, इसका एसआई यूनिट तो हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया यहां तक, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूरी खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए जो स्पीड होगी ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये भी हमारी एक अदिश राशि होगी, अदिश राशि। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ये वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, यानी वेग क्या होता है। तो वेग जो होता है, इसका जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए हम सेकंड का। वेलोसिटी का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो भी मीटर पर सेकंड रहता है, मगर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हमने यहाँ पे दूरी का इस्तेमाल किया और दूरी खुद एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, मगर विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें हम वेलोसिटी में विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वेलोसिटी जो होगा ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी ये भी हमारी सदिश राशि होगी। ठीक है, ये भी हमारी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वेलोसिटी और स्पीड का जो डिफरेंस है और इसकी जो परिभाषा है ये आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेलोसिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में और आपका टेक्नीशियन में, तो मैं आपको अभी कराऊंगा वो। ठीक है, इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं हम वेलोसिटी के बारे में, जो वेग होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वेग, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी जो वेग होता है हमारा वेग। ठीक, तो पहली चीज तो हमें सबसे जरूरी इसको समझना है कि इसमें एक टर्म आता है हमारा जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं औसत वेग। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। ये औसत वेग क्या होता है, ये औसत वेग होता है हमारा v प्लस u अपॉन 2। ठीक है, यहां पर u और v क्या है हमारा, यहां पर हमारा u जो है, u इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक वेग और जो v होता है v, इसको हम कहेंगे यहां पे अंतिम वेग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, अंतिम वेग, अंतिम वेग। u प्लस वी बाय 2 अगर हम कर देंगे तो ये कहलाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि कोई बाइक है वो रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में, और उसके बाद ये जो बाइक है ये चलने लगती है आपकी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो आपकी जो इनिशियल जो होगी, जो प्रारंभिक वेग है, वो तो रेस्ट की पोजीशन में है, यानी u जो होगा वो कितना हो जाएगा, u हम 0 कहेंगे। 0 क्यों कहेंगे, क्योंकि रेस्ट की पोजीशन में था। और उसके बाद उसका जो वेग हो गया वो कितना हो गया, यानी v जो हो गया वो हो गया 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 0 बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 7.5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एवरेज वेलोसिटी से हमारे पूछे जाते हैं। ठीक, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं। एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है, एक हमारा टर्म यूज होता है एस। ठीक है, जो एस होता है ये हमारा यूज होता है दूरी के लिए। ठीक, जो हमारी दूरी होती है इसके लिए हमारा एस यूज होता है। इसको समझने की कोशिश करना, इसके बाद हम त्वरण समझेंगे और गैलीलियो की जो 3 इक्वेशंस थी उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो 3 इक्वेशन जो थी, ठीक, वो कहाँ से आती हैं। ठीक है भाई, चलो तो एक एक करके दूरी को पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहां से लेकर यहां तक की हम मान लेते हैं इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, जो औसत वेग है, जो हमारा औसत वेग है, औसत वेग मैं वो मान लेता हूं, औसत वेग इसका है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड के औसत वेग के साथ अगर ए से लेकर बी तक बाइक को पहुंचने में टाइम लगता है यहां पे 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी इसकी, आप दूरी कैसे बताएंगे, तो दूरी बताने के लिए जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा औसत वेग। ठीक है, औसत
वेग वेग औसत वेग गुणा समय, ठीक है, औसत वेग गुणा समय। तो औसत वेग कितना है, औसत वेग है इसका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 5 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो हम दूरी निकालने का एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ये भी होता है, औसत वेग गुणा समय। अगर ए से लेकर 20 तक का औसत जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड के एवरेज वेलोसिटी से चलता है और ए से बी में पहुंचने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 50 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। ये ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, मगर अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि इससे कितने मुश्किल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा दूरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को 2-3 चीजें क्लियर हो गई हैं कि रेस्ट और मोशंस जो होता है, यानी विराम और गति में क्या फर्क होता है। अगर समय के साथ साथ कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम गति में कहते हैं, और समय के साथ साथ अगर कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो उसको हम विराम की अवस्था यानी रेस्ट की पोजीशन में कहते हैं। मोशन हमारी 2 टाइप की होती है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। अगर जो है एक समान चाल से एक समान दूरी एक समय में तय की जाती है तो वो हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान जो चाल होती है वो। और अगर एक समान दर से जो है अलग अलग दूरी को तय किया जाता है तो वो कहलाती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान जो दूरी होती है वो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया दूरी में और विस्थापन में क्या फर्क होता है। ए से लेकर अगर बी तक पहुंचना है तो जो भी हम रास्ता तय करेंगे वो उसकी दूरी होगी, मगर ए से लेकर बी तक की सबसे छोटी जो दूरी होगी, जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कहलाएगा उसका विस्थापन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्पीड के बारे में कि चाल जो होती है वो क्या होती है। अगर हम दूरी को समय से डिवाइड कर देते हैं, यानी चाल बराबर हमारी जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं, और जो हमारा वेग होता है वो हमारा विस्थापन बटे समय यानी वेलोसिटी हमारी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ठीक है। वेलोसिटी में हमने एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और एवरेज वेलोसिटी अगर पता हो और समय पता हो तो इससे हम जो है दूरी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सेलरेशन और कुछ नहीं, सिर्फ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, किस दर से चेंज हो रही है, वही हमारी कहलाती है एक्सेलरेशन। आप बोलोगे समझ नहीं आया, तो देखो समझने की कोशिश करो। पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या है, वेग में जिस दर से परिवर्तन आ रहा है वही कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ए बराबर मेरा क्या होता है, ए बराबर मेरा होता है v माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग v आप जानते हैं, v किसको कहते हैं, अंतिम वेग को। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से, डिवाइड कर सकते हैं हम टाइम से, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं उसका त्वरण जो होता है वो त्वरण क्या होता है। तो त्वरण की परिभाषा आप लोग समझ चुके हैं, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है कि किस दर से हमारा वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि समय के साथ साथ वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है वही कहलाता है हमारा त्वरण, ठीक है। किस दर से हमारा वेग जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर वेग है, वेग, ठीक है। तो वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे हमारा टाइम है तो ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो हमारा वेग होता है वेलोसिटी, और उसमें कितने टाइम में परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए हमने 1 सेकंड और लगा दी जो टाइम है इसका, तो हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही कहलाता है हमारा त्वरण एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप लोगों को बिल्कुल हर एक चीज क्लियर। आपको फिर एक बार याद दिला देता हूं कि हमें कुछ भी चीज रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप चीजों को सिर्फ समझें
क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका दूसरा होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है और कहाँ पे कौन सी परिभाषा का इस्तेमाल करना है। फिलहाल सिर्फ आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, कुछ भी चीज़ रटना नहीं है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इस चीज़ के, ठीक है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं गैलीलियो की जो इक्वेशंस होती हैं उससे, ठीक है। जो गैलीलियो की जो इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इक्वेशंस हैं, इसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हटा भी दोगे तो काम चल जाएगा अपना, ठीक है। मगर ये जो 3 आपकी इक्वेशंस होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पहली इक्वेशंस, ये दूसरी इक्वेशंस और ये तीसरी इक्वेशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, जो इसमें टर्मिनोलॉजी दी हुई है मुझे लगता है कि सब लोगों को ये क्लियर होगा कि यहाँ पर v का मतलब है हमारा अंतिम वेग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है प्रारंभिक वेग, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या ऐसे याद करना है? याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, समझाऊंगा कि कहाँ से आई है, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते हैं। आपने अभी देखा था यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था आपने। एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू बाई टी, यही तो फॉर्मूला था आपका एक्सेलरेशन का, त्वरण का। त्वरण कैसे निकाला आपने कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करके टाइम से डिवाइड कर दिया। त्वरण की परिभाषा क्या बताई थी? त्वरण की परिभाषा बताई थी कि समय के साथ साथ वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है, यही हमारा त्वरण कहते हैं। अगर मैं इस त्वरण की फॉर्मूले में अगर सिर्फ मैं t को इधर ले जाऊं तो मेरा ये हो जाएगा a t, और अगर मैं u को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा प्लस u, ये मेरी v की वैल्यू हो जाएगी। एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं v की वैल्यू, v बराबर u प्लस ए टी, यही तो मेरी पहली इक्वेशन है। यहाँ देखो पहली इक्वेशन यही तो कहती है v बराबर u प्लस ए टी। ये गैलीलियो की पहली इक्वेशंस है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो पढ़ाया था यही तो है, बस वो इसको दूसरे तरीके से गैलीलियो ने लिख दिया कि v बराबर u प्लस ए टी जो होता है ये पहली इक्वेशंस है मोशन की, ठीक है। याद रखना ये समीकरण है, हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स के लॉ अलग हैं, ये याद रखना, पेपर में गलती मत कर देना, वो न्यूटन के लॉ अलग होंगे, ये समीकरण है, इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे लगता है टर्म्स आपको क्लियर है। s का मतलब यहाँ पे दूरी है, ठीक है, u t a t ये सब कुछ क्लियर है आपको, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि s से जो है इस तरीके से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि s जो था मेरा s, वो क्या था? वो था मेरा एवरेज वेलोसिटी। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो था जो मैंने आपको बताया था। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? जो औसत वेग होता है, इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये वाला चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, इसमें कोई क्लियर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस वी टी बाय टू, ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अगर मैं v के अंदर, इस v के अंदर ये वाली जो पहली वाली जो इक्वेशंस है ये पुट कर देता हूं अगर मैं यहाँ पर इस v में, तो मेरा क्या बन जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u t प्लस v की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? v की जगह मैं ये लिख देता हूँ a t प्लस u, ठीक है। v की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a t प्लस u और बाहर t, ठीक है। अब मैं इसके बिल्कुल बाहर लिख देता हूँ 1/2। ये 1/2 को मैंने हटा दिया, यहाँ से अलग लिख दिया, ठीक है। ये नीचे आ रहा था तो मैंने इसको हटा दिया, बिल्कुल सबसे अलग कर दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा यू टी प्लस ये टी अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ जाएगा आपका एक और यू टी इंटू 1/2। ये एक यूटी है, ये एक यूटी है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा आपका 2 यूटी, ठीक है। यूटी और यूटी में ऐड कर दोगे 2 यूटी प्लस यहाँ आ जाएगा ए टी स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब अगर मैं 1/2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू 1/2 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरा यू टी प्लस, जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरा 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट है वहाँ, तो मेरा s की वैल्यू कितनी आ गई? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही तो मेरी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन मेरी क्या कहती है? वो कहती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड है हमारी वी स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस इक्वेशंस को कहाँ से लाया गया वो भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, आपको ये वाली इक्वेशंस डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती हैं, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन कहती है वो क्या कहती है, वो कहती है हमारी वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as के। ठीक है, ये कहती है, मगर मैं तो ये जानता हूँ कि v बराबर कितना है, u प्लस 80 है। ठीक है, v बराबर कितना है, v u प्लस 80 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो u प्लस 80 का होल स्क्वायर है। जब इसको खोलूंगा तो कितना जाएगा, u स्क्वायर प्लस 80 a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u80 2u80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों में से, इन दोनों के अंदर से 280 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 2a अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या रह जाएगा मेरा, आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 80। ठीक है, 80 स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1/2 80 स्क्वायर, और यहाँ से मैंने क्या लिया है, 2a लिया है, तो बचेगा u और t। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा, ब्रैकेट में आ जाएगा हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut। ठीक है, अब ये जो मेरा हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut है, ये पूरा का पूरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, और मैंने अभी यहाँ पे देखा था कि ये जो होता है पूरा का पूरा, ये होता है हमारा s, यही तो हमारा s था, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही तो हमारा s था। ठीक है, तो अगर इसकी जगह मैं पूरे की जगह s पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशंस थी, हालांकि इसका आपको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मगर बच्चे बहुत बार सवाल करते हैं कि ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको फॉर्मूले बस खोल के दिखाए हैं। हालांकि इसको पेपर में आप लोगों को नहीं आएगा, बस आपको डायरेक्ट याद करनी है ये वाली की तीनों इक्वेशंस जो हैं, v बराबर ut प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बच्चे बार बार कमेंट करते मुझे वीडियो के बाद, बार बार पूछते कि ये कहाँ से आया, वो समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो बस इसीलिए उनके लिए बस मैंने इस फॉर्मूलों को खोल के दिखाया कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को ये कहाँ से आए हैं उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, मगर आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि v जो होता है वो u प्लस 80 होता है। ठीक है, s की वैल्यू कितनी होती है और v की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप लोगों को ये याद होगा तो फिर आप जो है कुछ सवाल कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सवाल कराता हूँ, यहाँ पे ये पेपर में आया हुआ है, एनटीपीसी का ये सवाल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु रेस्ट से तेजी से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी 20 सेकंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन थी, और रेस्ट की पोजीशन से वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी मैं कह सकता हूँ ये रेस्ट की पोजीशन में थी, तो यू तो इसका 0 साफ दे दिया, और जो इसका v इन्होंने दिया है वो दिया है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आगे क्या कहता है, इन 4 सेकंड, यानी इसने टाइम भी दे दिया हमें कि टाइम कितना है 4 सेकंड। ठीक, इफ द ऑब्जेक्ट h जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन चलती है, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वही जो हमारा s है, जिसको हम वहाँ पे दूरी बता रहे थे, यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारी एक तरीके से दूरी ही होती है, मगर डिस्प्लेसमेंट हमारी सबसे छोटी दूरी होती है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है s बताना है आप लोगों को s क्या है, और एक बताना है आपको एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं, a बराबर v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो v कितना है 20 माइनस 0, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 20, नीचे आ जाएगा आपका 4, इससे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का हमारा ऐसा यूनिट जो होता है। अगला ये पूछ रहा है विस्थापन, यानी s के बारे में पूछ रहा है, जो हमारा s होता है। तो s के बारे में मैंने आपको बताया था, s क्या था, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी औसत वेग गुणा टाइम, औसत वेग गुणा समय जो होता है हमारा। तो इसका औसत वेग अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, औसत वेग 20 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, औसत वेग हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, औसत वेग निकालना तो सभी लोगों को आता है,
v प्लस यू बाय 2, इससे हमारा औसत वेग आ जाएगा। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 सेकंड, 4 सेकंड। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है जो s है वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 40 मीटर। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस आप लोगों को चाहिए क्या कि आप लोगों के हर एक चीज़ अगर क्लियरिटी रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, इसको पढ़ लो, इसमें क्या दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। मैं सभी लोगों को जो है आंसर करूंगा रिप्लाई कि किसका सही है किसका गलत है, अभी सभी लोगों को रिप्लाई करूंगा। कमेंट में आपको आंसर करना है। यहाँ पूछ रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव with uniform acceleration of 3 for 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसमें 3, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 6। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एक्सेलरेशन इसमें कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम जो है, टाइम दे रखा है इसने कितना, टाइम दे रखा है इसने 6 सेकेंड का, ठीक है। और इसने क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या है, u की वैल्यू है 0, u की वैल्यू 0 है क्योंकि रेस्ट की पोजीशन पे है। तो इसमें v बताना है, बहुत ही आसान है, और v के बाद आपको s बताना है। सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, और आगे हम बात करेंगे जो गति होती है हमारी, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गति अलग अलग कितने टाइप की होती है, कितने कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोशंस जो होती है फिजिक्स में वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे आती है ट्रांजिशनल मोशन जो होती है। ट्रांजिशनल मोशन क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करो। जब एक ही लाइन में, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है द मोशन इन विच ऑल पॉइंट ऑफ मूविंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली इन सेम लाइन और डायरेक्शन। सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में जब चल रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। एक लीनियर मोशन भी इसी को कहते हैं, जब हम एक ही लाइन में कोई चीज़ चलती है, ठीक है, एक ही लाइन में कोई चीज़ चलती है। मान लो यहाँ पर आपका जो है एक पेड़ है, पेड़ पे एक सेब लगा है, वो सीधा यहाँ से इस लाइन में एक ही लाइन में गिर जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन भी इसी को कहेंगे, ठीक है, जो हमारा लीनियर मोशन होता है। चलिए इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन जो होती है, जो आपकी घूमने वाली होती है, ठीक है, जो घूमने वाली जो गति होती है, जिसमें भी जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ घूमती हैं, तो कोई सी भी ऐसी मोशन, कोई सी भी ऐसी गति जो किसी गोले पे घूमती है तो वो हमारी रोटेशनल कहलाती है। ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता रोटेशनल वगैरह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, वो होता है आपका सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, वृत्तीय गति, और हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो हमारी सर्कुलर मोशन जो होती है, यानी जो आपकी वृत्तीय गति होती है, ये किस तरीके से काम करती है इसको हम जरा समझते हैं एक बार, ठीक है। देखो जब आपका कोई भी गति एक सर्कल पे इस तरीके से मूव करती है सर्कल के ऊपर, तो वो कहलाती है हमारी सर्कुलर यानी वृत्तीय गति जो होती है, वृत्तीय गति। मगर जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पे मूव करती है, और वो सर्कल पे मूव करती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसमें जो है इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, और ये जब मूव कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मूव करती है किस पर, उसकी जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं वो है v, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी v मान लेते हैं तो इस सर्कल के ऊपर जो गति घूम रही है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो त्वरण होगा, उस त्वरण का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, वो होगा हमारा v²/r। v²/r जो होगा ये होगा इसको त्वरण को निकालने का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट घूमती है, ठीक है, जैसे इसने क्या करा है, एक बॉल को घुमा रहा है ये बच्चा, ठीक है, बॉल को घुमा रहा है, तो जो गति होगी वो 2 तरीके से होगी, ठीक है। 2 तरीके से कैसे होगी, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस सर्कल से बाहर जाने की तरफ गति लगाएगा, या फिर इस सर्कल के केंद्र की तरफ जो है मूवमेंट करेगा। या तो सर्कल के बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगाएगा, अपना बल लगाएगा, या सर्कल के केंद्र की तरफ बल लगाएगा। आप बोलोगे कैसे भाई, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर ये देखो, जैसे आप ये झूला देख रहे हो, झूला यहाँ पर घूम रहा है, मगर इसके झूले में जो ये सीट्स लगी हुई हैं, ये सारी जो सीट हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। या फिर आप देख रहे हो ये वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रखे हैं, कपड़े, तो कपड़ों में जो भी धूल मिट्टी निकलती है, ये कपड़े जब घूमते हैं तो वो कहाँ होता है, सेंटर से दूर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। या तो
जब सर्कुलर मोशन होगा, ये वृत्तीय गति होती है, या तो सर्कल से दूर बाहर की तरफ होती है या फिर सर्कल के अंदर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूरज है, सूरज के जितने भी प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सूरज से अट्रैक्ट होके सूरज की तरफ ऐसे करके मूव करते हैं। उनका जो अट्रैक्ट होते हैं वो सूरज की तरफ होते हैं। ठीक है, या आपने सर्कल में देखा होगा जो मौत का कुआं जो होता है, मौत के कुएं में जो गाड़ी चलती है वो इस तरफ झुकी हुई चलती है। ठीक है, अंदर सर्कल की तरफ। या फिर जब हमारा यू टर्न आता है, जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो गाड़ी या बाइक चलाते में जब भी हमारा टर्न आता है, यू टर्न या पूरा गोल चक्कर आता है, तो बाइक जो होती है इस तरफ को झुक जाती है हमारी। किस तरफ को झुक जाती है? सेंटर की तरफ को। ये देखो यहाँ पर जो है इसने यहाँ पे गोले को बांध रखा है और गोले को घुमा रहे इस तरीके से। ठीक है, तो जब गोले को घुमा रही है तो इसका जो अपना वेट है, ठीक है, वेट से जो अपनी ताकत लगा रखी है वो अंदर की तरफ लगा रखी है। ठीक है, अंदर की तरफ, ये चीज याद रखोगे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये जो दो तरह के हमारे बल होते हैं, ये दो तरह के बल हमारे कहलाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अगर सर्कल में सेंटर से दूर बाहर की तरफ जाता है, अगर सर्कल में सेंटर से बाहर की तरफ कोई जाता है, जैसे वो आपने झूले का देखा था, जैसे वॉशिंग मशीन का होता है, जैसे हम क्रीम सेपरेटर होता है, क्रीम को निकालते हैं, तो ये सब जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये कैसे हैं? ये हमारे हैं केंद्र से बाहर की तरफ बल लगा रहे हैं। और जब केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्या? वो कहलाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लिखा है, इट इज द आउटवर्ड पुश। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर बाहर की तरफ मूव करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और दूसरा हमारा, अगर वो सेंटर के अंदर की तरफ, जैसे हमारे अंदर की तरफ क्या क्या चीज़ है, जैसे मौत के कुएं में जब हमारी गाड़ी घूमती है, या जब गोल चक्कर आता है तो हमारी बाइक अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु की त्रिज्या के ऊपर चक्कर लगाते हैं, या हम कह सकते हैं कि सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी और जो दूसरे प्लैनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, वो सब चक्कर जो होते हैं वो सेंटर की तरफ बल लगाते हैं, केंद्र की तरफ बल लगाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये केंद्र की तरफ बल लगाते हैं इसीलिए इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की तरफ बल लगाते हैं तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंटर की तरफ जो बल लगाएंगे वो अभिकेंद्रीय, सेंटर से दूर जो बल लगाएंगे वो अपकेंद्रीय। सेंटर की तरफ जो बल लगाएंगे उसको सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर जो बल लगाएंगे उसको सेंट्रीफ्यूगल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लगा भी दिए हैं, मगर इसको अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ इनमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल का, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा अपकेंद्रीय का एग्जाम्पल है। चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं प्लैनेट उनका घूमना, इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ घूमना, क्रीम को सेपरेट करना, या फिर मौत के कुएं में गाड़ी चलाना। इन चारों में से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल है। पेपर में ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, डिट्टो यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर देंगे, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने समझा कि आपकी जो वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, और उस वृत्तीय गति में आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय जो बल होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब इससे रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज़ तो समझ ली कि अगर जो है इस सर्कल पे कोई चीज़ गति करती है और इस सर्कल पे वृत्तीय गति अगर कोई करती है और उसकी रेडियस r है और इसका जो वेग है वो v है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है v²/r। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों ने समझ ही ली। मगर अगर ये पूछा जाता है कि किसी वस्तु का सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल बताओ, बल किसको बोलते हैं? फोर्स को। अगर वो पूछ लेता है कि बताओ फोर्स बताओ कितना है, तो फोर्स के लिए आप फॉर्मूला याद रखोगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का दूसरा लॉ होता है ये, अब ये न्यूटन के जब लॉ पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम इसको खोल देते हैं यहाँ पे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स बराबर मास
एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m v स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर m है जो है वो है हमारा मास, v जो है वो हमारा है वेग, और जो r है ये इसकी त्रिज्या है यानी रेडियस है। अब आप बोलोगे कि ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, ये पेपर में इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन जो है आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जो पेपर में आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये था इसमें कि अगर 10 किलो की कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु का वेट कितना है, ठीक है, वस्तु का जो मास है वो कितना है, 10 किलो की वस्तु है, 10 किलो की वस्तु, ठीक है, 10 किलो की जो वस्तु है वो सर्कुलर मोशन से चलती है, सर्कुलर मोशन से चलती है, और 10 किलो की वस्तु 7 मीटर रेडियस वाले गोले पर, ठीक है, 7 मीटर वाले, ये त्रिज्या है, ठीक है, हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं, 7 मीटर त्रिज्या वाले पथ पर चलता है, ठीक है, पथ पर चलता है। और कितने पर, इसकी जो वेग है वो कितना रहता है, क्वेश्चन में दिया था पथ पर 14 मीटर पर सेकंड की, 14 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, वेग से चलता है, ठीक है। अगर इतने वेग से चलता है तो आप लोगों को बताना है इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, जो इसका अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय जो बल है वो कितना होगा, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जो है वो कितना होगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक। तो आप लोग सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था अभिकेंद्रीय बल के लिए, कि अभिकेंद्रीय बल हो या फिर आपका अपकेंद्रीय बल हो, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा m इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर m v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो दिया नहीं हुआ, मगर आपका मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, कितना m दिया है 10 किलो, ठीक है। इसके बाद आपकी जो r है वो भी दी हुई है, r दी हुई है 7, और आपका जो वेग है, जो आपका v है वो भी दिया हुआ है 14, ठीक है। तो मैं इसका जो अभिकेंद्रीय बल है इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, m कितना है यहाँ पे 10, ठीक है, v स्क्वायर कितना है 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर है, ठीक है, और r कितना है, r है यहाँ पे 4, ठीक है, 7 से जब डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 28 और 10 280, यानी जो मेरा अभिकेंद्रीय बल है, फोर्स है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 280 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि न्यूटन जो होता है वो किसका होता है, आपका बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका फोर्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 280 न्यूटन। एक क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का आया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले कराए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 10 किलो की कोई वस्तु है, 10 किलो की कोई वस्तु 5 मीटर रेडियस वाले वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है, ठीक है। 10 किलो की कोई वस्तु 5 मीटर के रेडियस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है, ठीक है। वस्तु की वेलोसिटी क्या हो सकती है अगर उसका जो बल है वो 800 न्यूटन हो, ठीक है। यानी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पर अगर आपका F दे रखा है 800 न्यूटन, F अगर 800 न्यूटन है, ठीक है, और जो इसका मास है वो 10 किलो है, 10 किलो, ठीक। इसके साथ इसकी जो रेडियस है वो अगर 5 दे रखी है, 5 मीटर, तो आपको इसका जो वेलोसिटी है v है वो बताना है, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आंसर करेंगे वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अगला टॉपिक पर अपना। नेक्स्ट हमारा होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति जो होती है, ठीक है, प्रक्षेप्य गति। देखो कुछ गतियां ऐसी होती हैं हमारी जो सामने की तरफ होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती हैं। कुछ गति ऐसी होती हैं जो हमारी नीचे की तरफ होती हैं या ऊपर की तरफ होती हैं, वर्टिकल होती हैं। मगर कुछ गति ऐसी होती है जो हमारी क्षैतिज भी होती है और ऊर्ध्वाधर भी होती है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ भी होती है और दूर भी होती है। इस तरीके की जो गति होती है हमारी, उस गति को ही हम कहते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह की जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक वस्तु को प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रक्षेप्य गति से फेंका जाए तो उसका जो एंगल बनता है, यानी इसका जो थीटा होगा, वो थीटा की वैल्यू क्या रखें कि वो सबसे ज्यादा दूर जाए। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं,
ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम 45 डिग्री पर कोई भी चीज़ को फेंकेंगे तो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे दूर जाने के। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 रहेगी तो प्रक्षेप पे गति में जो रेंज रहेगी, रेंज आपकी जो आर रहेगी, वो सबसे ज़्यादा रहने के चांस है। यहाँ तक हमने जो है कुछ टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ी, जिसके MCQ यानी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इन सभी को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चीज़ समझ आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।